हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका इवॉपरेटर, है ना। क्या है आपका इवॉपरेटर। तो इससे पहले हम लोग कंडेंसर पढ़ चुके हैं। कंडेंसर के बारे में आपने ये जाना कि कंडेंसर क्या है, एक प्रकार की हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, यानी कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है ना। क्या है कंडेंसर? देखिए पीपीटी नहीं बनी हुई है, कोई खास इसमें फिगर नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। आज बेसिक्स की चर्चा रहेगी, बेसिक्स का क्लासिफिकेशन रहेगा, थ्योरी रहेगी। आगे जब लगेगा कि फिगर की ज़रूरत है तब पीपीटी पर फिगर के साथ आपको दिखा करके बताया जाएगा। तो अलग अलग जब हम लोग इवापरेटर की चर्चा करेंगे वहां पे फिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंडेंसर में हमने पढ़ा था कि कंडेंसर क्या था, एक प्रकार की हीट एक्सचेंजर डिवाइस थी। हीट एक्सचेंजर डिवाइस। हीट एक्सचेंजर डिवाइस का मतलब है कि ऊष्मा या तो ले या तो ऊष्मा बाहर निकाले, है ना। या तो ऊष्मा एब्जॉर्ब करे या तो क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे, बाहर निकाले। तो कंडेंसर का जो यूनिट आपने देखा था फिगर में, जो हमारा फिगर यूनिवर्सल चला आ रहा है क्लास 1 से, ये फिगर आप लोग याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। सबसे ऊपर वाली जो यूनिट होती है वो कंडेंसर होती है, और सच में सबसे ऊपर वाली यूनिट जो एसी में ऊपर आपके छत पे रखी होती है वो भी कंडेंसर ही होती है। और जो सबसे नीचे वाली यूनिट होती है उसको हम लोग इवापोरेटर कहते हैं। अब ये दोनों डिवाइसें क्या हैं, हीट एक्सचेंजर है। फर्क इतना है कि इवापोरेटर क्या करता है आपका, हीट एब्जॉर्ब करता है, और कंडेंसर क्या करता है आपका, हीट रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। तो जैसा कंडेंसर वैसा इवापोरेटर। तो कंडेंसर कवर कर चुके हैं। इवापोरेटर किसके किसके बीच में लगा होता है, एक्सपेंशन वाल्व और एक्यूमुलेटर के बीच में, है ना। यहां पे क्या होता है, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, और यहां पे क्या लगा होता है, कंप्रेसर। हो सकता है कि इसके पीछे वाली क्लास में आपने ये डिवाइस नहीं देखी होगी, क्योंकि जो मेन मेन चार डिवाइसें होती हैं वही हमने बताया था। तो आते हैं चैप्टर पे, इवापोरेटर। इवापोरेटर की हिंदी क्या होती है, वाष्पीकरण करता। क्या होती है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण करता। इसका मतलब क्या है, इवापोरेटर क्या है, वाष्प बनाने की डिवाइस है, वेपर बनाने की डिवाइस है इवापोरेटर। इवापोरेटर क्या होता है, देखिए इवापोरेटर आपके पूरी ट्रेड का, इवापोरेटर और कंडेंसर, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंडेंसर के बारे में चर्चा किया। तो कंडेंसर, इवापोरेटर और कंप्रेसर, ये तीन डिवाइसें ऐसी हैं जो कि आपके पूरे ट्रेड की जान है, और हर जगह बार बार आपको इन तीनों चीजों के बारे में सवाल आपसे बनेंगे और पूछे जाएंगे। तो इवापोरेटर होता क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वाष्प में बदलकर वाष्प में बदलकर एरिया को ठंडा करता है, करता है, या कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट देता है।
क्लियर है? क्या करता है इवापोरेटर? लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, यानी कि इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट गया वो द्रव अवस्था में था, लिक्विड था, उसको वो वाष्प में बदल देता है और वाष्प में बदलकर अपने आसपास के एरिया को क्या करता है? ठंडा करता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट देता है। अब लिक्विड से वाष्प में बदल रहा है, क्लास नंबर 4 या 5 मैंने बताया था कि अगर कोई चीज लिक्विड से वाष्प में बदल रही है इसका मतलब उसमें हीट दी जा रही है। अब हीट दी जा रही है तो अपने आसपास की हीट को ही क्या करेगा? रेफ्रिजरेंट खींचेगा, और वही हमारा काम है कि आसपास की हीट को खींच लेगा तो आसपास हीट कम हो जाएगी और एरिया हमारा ठंडा हो जाएगा, है ना? अब देखिए इवापोरेटर इवापोरेटर एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व और एक्यूमुलेटर के बीच लगा होता है। एक्यूमुलेटर के बीच लगा होता है। कहाँ लगा होता है इवापोरेटर? तो इवापोरेटर एक्सपेंशन वाल्व और एक्यूमुलेटर के बीच में लगा होता है, और एक्यूमुलेटर के आगे क्या लगा होता है? कंप्रेसर लगा होता है। देखिए एक्सपेंशन वाल्व से तरल रेफ्रिजरेंट यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में प्रवेश करता है। इवापोरेटर में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या करता है? वो आसपास के फल, सब्जियां, दूध या इसके साथ साथ हमारे मान लीजिए कि रूम में इवापोरेटर लगा हुआ है तो आसपास के एरिया यानी कि आपके एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंशन वाल्व से तरल रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में प्रवेश करता है ना? आसपास के फल, सब्जियां, दूध या एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट को, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें क्या? ठीक है। एब्जॉर्ब करता है और तरल रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करके एक्यूमुलेटर से कंप्रेसर को भेजता है ना? वो क्या करता है? भेजता है, भेज देता है। इतनी बात समझ में आई आपको इवापोरेटर के बारे में, यानी कि वाष्पीकरणकर्ता के बारे में? क्लियर है? इवापोरेटर क्या करता है? इवापोरेटर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है ना? जो कि वेपराइजेशन के थ्रू क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। इस पूरी अगर कहानी को हम लोग एक लाइन में सीधा सीधा कहें तो क्या करता है? ये वेपराइजेशन के थ्रू, वेपराइजेशन के द्वारा कूलिंग इफेक्ट देता है ना? इवापोरेटर इवापोरेटर क्या करता है? वेपराइजेशन के थ्रू क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। और वेपराइजेशन किसका करता है? ये वेपराइजेशन करता है रेफ्रिजरेंट का।
रेफ्रिजरेंट का क्या करता है, वेपराइजेशन करता है, और वेपराइजेशन करके हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। अब इस इवापोरेटर का अलग अलग नाम आपको मिल सकता है, ऑप्शन में अलग अलग नाम मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या आ गया। इवापोरेटर को कूलिंग कॉयल, इवापोरेटर को आप लोग कूलिंग कॉयल भी बोलते हो, फ्रीजिंग कॉयल भी बोलते हो, इसके अलावा फ्रीजिंग यूनिट भी बोलते हो, किसी भी नाम से आ जाए आपका, है ना। चाहे आपका फ्रीजिंग कॉयल आ जाए, फ्रीजिंग कॉयल आ जाए, चाहे आपका फ्रीजिंग यूनिट आ जाए, है ना, चाहे आपका कूलर यूनिट आ जाए, के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनको अलग अलग, कुल मिला के कूलिंग, ठंडा करने का काम आपके एसी में यही करता है। जैसे कंडेंसर पीछे क्लास में हमने देखा था कि आपका जैसे रूम से गर्मी को ले तो रहा है रेफ्रिजरेंट, जा करके कंडेंसर की मदद से बाहर उसको फेंक रहा है, फिर रिसाइकल होकर घूम के आएगा ठंडा होकर रेफ्रिजरेंट, और आपके आसपास रूम से या फल सब्जियां रेफ्रिजरेटर है तो वहां से फिर से हीट को जब खींचेगा तो वो इवापोरेटर के थ्रू खींचेगा। तो कूलिंग इफेक्ट कौन करेगा, कूलिंग इफेक्ट आपका क्या करेगा, इवापोरेटर करेगा। इसको कूलिंग कॉयल बोले, फ्रीजिंग कॉयल बोले, फ्रीजिंग यूनिट बोले, या कूलर यूनिट बोले, है ना, ये सारे नाम आपके क्या हैं, ये सारे नाम आपके इवापोरेटर के हैं। एक छोटा सा चार्ट बना के हम लोग देखेंगे कि आपका इवापोरेटर होता कहां है। देखिए स्टार्टिंग से एक साइकिल बना के मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले एरो बना बना के हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंडेंसर, सबसे टॉप से हम लोग चल रहे हैं ना, जो हमारा ये 4 फिगर था ये वाला, यहां से हम लोग टॉप से चल रहे हैं ना, कंडेंसर से। सबसे पहले कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट आता है, कंडेंसर में जाने के बाद हीट को बाहर रिजेक्ट करता है। उसके बाद लगा होता है रिसीवर, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रिसीवर। फिर रिसीवर के बाद कहां आता है, एक्सपेंशन वाल्व में आता है, एक्सपेंशन वाल्व, जो कि हमारा आगे का चैप्टर होने वाला है ना। एक्सपेंशन वाल्व में आता है, एक्सपेंशन वाल्व में आने के बाद वो इवापोरेटर में जाता है, इवापोरेटर में आने के बाद वो एक्यूमुलेटर में जाता है, और फिर वहां से वो कहां जाता है, कंप्रेसर में जाता है, फिर वहां से कहां जाता है, कंप्रेसर में, और फिर उसके बाद कहां चला जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर में, कंडेंसर की यही यूनिट यहां लगी हुई है ना। तो ये पूरी साइकिल आपको समझ में आई होगी कि रेफ्रिजरेंट आपका चलता कैसे है, और जो हम इवापोरेटर पढ़ रहे हैं वो उसकी पोजीशन कहाँ है, वो लग कहाँ रहा है, यानी कि वो कहाँ लग रहा है, एक्सपेंशन वाल्व और एक्यूमुलेटर के बीच में। अगर एक्यूमुलेटर ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर बहुत छोटी सी डिवाइस होती है ना, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कंप्रेसर के बीच में, किसके किसके बीच में, एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर के बीच में हमारा लगा होता है इवापोरेटर। इसको हम लोग कूलिंग कॉयल, है ना, साथ में फ्रीजिंग कॉयल, साथ में हम लोग फ्रीजिंग यूनिट और कूलिंग यूनिट के भी नाम से जानते हैं। ये क्या करता है इवापोरेटर, वेपराइजेशन के थ्रू, वेपराइजेशन किसका करता है, रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट को वेपराइज करके कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये काम होता है सर किसका, आपका इवापोरेटर का। एक चार्ट बना के देखते हैं, बहुत बड़ा सा चार्ट बनाएंगे बढ़िया से। देखिएगा, ये आपका सबसे नीचे वाली लाइन हो गई, ये हो गई आपकी कंप्रेसर वाली लाइन, ये आपकी हो गई कंडेंसर वाली लाइन, ठीक है, और फिर ये हो गई आपकी एक्सपांशन वाल्व वाली लाइन। अब देखिएगा, यहां पे तो है आपका कंडेंसर, ये जो ऊपर वाला फ्लोर आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है ना,
ये वही टीएस चार्ट और पीएच चार्ट जो पीछे बताया गया है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो रीजन है ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रीजन है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रीजन है, और हाई टेम्परेचर का रीजन है। और जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रीजन है। ठीक है, कंडेंसर यहां हो गया, इवापोरेटर आपका यहां होगा। तो इवापोरेटर में आपके फिर से थ्योरी जुड़ेगी। क्या थ्योरी जुड़ेगी कि इवापोरेटर सदैव लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे काम करता है, जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करता है। देखिएगा, ये कंडेंसर हो गया। ये एरो जो इधर बन रहा है इसका मतलब है कि रेफ्रिजरेंट आपका उल्टा चलता है ना, जैसे आपकी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल और वर्क कंज्यूमिंग साइकिल अलग अलग होती है ना, उसके लिए। आपकी क्लास बीच में रुके ना, इसके लिए चार्जिंग जरूरी है, क्योंकि बैटरी लो का इंडिकेशन आ चुका है। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये इवापोरेटर वाला पार्ट हुआ। यहां पे क्या लगा हुआ है आपका, कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर से थोड़ा सा पहले हमारा क्या लगा रहेगा, एक्यूमुलेटर लगा रहेगा। एक्यूमुलेटर लगा रहेगा। और कंडेंसर के जस्ट बाद आपका क्या लगा रहेगा, रिसीवर लगा रहेगा, है ना। सर्ज टाइप रिसीवर और फ्लो थ्रो टाइप रिसीवर पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो वो रिसीवर इसमें से कोई सा भी लगा रह सकता है। फिर नीचे हमारा क्या लगा रहेगा, एक्सपेंशन वाल्व लगा रहेगा। एक्सपेंशन वाल्व लगा रहेगा। जब इवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा उस टाइम पे वो क्या रहेगा, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर लिक्विड रहेगा। लिक्विड रहेगा। जैसे ही कंपार्टमेंट के आसपास आपके इवापोरेटर को, है ना, इवापोरेटर ही कूलिंग मीडियम है, इवापोरेटर में आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है और ये इतना कम टेम्परेचर पे होता है, -77, -33, -40, -50, बहुत नेगेटिव टेम्परेचर पे रहता है। और जैसे ये इवापोरेटर में पहुंचता है उसको फल सब्जियां या रूम दिखता है, और वो सब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी है आपका रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, है ना। कोई आपके पास फल रखा हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब आपका रेफ्रिजरेंट कितने पे है, -40 पे है। तो तुरंत हीट किधर से किधर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके फल से, आपके पानी से उस रेफ्रिजरेंट को हीट जाना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही इवापोरेटर को हीट मिलेगी, किसी भी चीज को हीट मिले, तो वो अपने क्या करेगा, वो अगर लिक्विड है तो वो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं पे आपका रेफ्रिजरेंट जब बाहर निकलेगा वो अवस्था में पहुंचेगा गैस के, समझिएगा, लिख लीजिएगा बाद में, है ना। वो कहां पहुंचेगा, गैस अवस्था में पहुंचेगा। अब गैस अवस्था में पहुंच तो जाएगा, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल फिर भी बच जाएंगे जो कि गैस नहीं बन पाएंगे, है ना, जो कि वेपर नहीं बन पाएंगे, है ना, वाष्प, है ना। वाष्प मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, पूरी तरह से अगर गैस बोलेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वेपर में क्या रहेगा, कुछ वाटर पार्टिकल, जैसे वेपर में कुछ वाटर पार्टिकल, इसी प्रकार से रेफ्रिजरेंट में क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट का कुछ लिक्विड पार्टिकल रहेगा जो कि कंप्रेसर को पहुंचाएगा हार्म, कंप्रेसर को पहुंचाएगा नुकसान। क्योंकि जैसे पानी को हैंडल करने के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही गैसों को हैंडल करने के लिए कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर भी एक प्रकार का पंप ही है, लेकिन कंप्रेसर गैस के लिए है, और आपका जो पानी वाला पंप होता है नॉर्मल, वो वाटर के लिए, लिक्विड के लिए है ना। ऑयल भी उससे निकाल सकते हैं, लिक्विड मतलब लिक्विड। ठीक है। तो अब यहां पे हमको एक्यूमुलेटर लगाने की जरूरत पड़ी। तो यहां पे आपका एक सवाल और बन गया कि सर एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है। तो इवापोरेटर से निकलने वाले वेपर रेफ्रिजरेंट में जो लिक्विड पार्टिकल है उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना, और आगे सिर्फ और सिर्फ आपके गैस पार्टिकल को भेजना, जिससे कि आप कंप्रेसर फिर से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंप्रेस करके, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके कंडेंसर को भेज सके। क्लियर है। फिर यहां पहुंचेगा तो अभी यहां तो रहेगा वेपर ही, वेपर ही रहेगा। कंडेंसर से हीट लूज करने के बाद वो फिर से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये खूब पूछा जाता है सवाल, ये जो इतना फिगर में मैंने इतना इजीली आपको बताया,
ये अगर थ्योरी में पूरा आपको एक पेज में किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा और आपसे बनेगा नहीं। इतना छोटा सा ग्राफ आप याद रखना कि यहां से कैसे कैसे क्यों इसका फेस क्यों चेंज हो रहा है, ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि लिक्विड से वेपर में क्यों हो रहा है। वेपर में क्योंकि कंप्रेसर हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने एक्यूमुलेटर लगा दिया। एक एक डिवाइस का यूज आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों लगी है। फिर पहुंचेगा ये वेपर फॉर्म में कंडेंसर के पास, और कंडेंसर से हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगी बाहर। और आपको पता है कि गैस से आप हीट निकालोगे, हीट निकालोगे इसका मतलब ठंडा हो रहा है वो, तो जब गैस से हीट निकालोगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। इसलिए कंडेंसर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट आपका होता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में होने के बाद रिसीवर में अगर जरूरत है तो स्टोर करिए, नहीं जरूरत है एक्सपेंशन वाल्व में भेजिए। एक्सपेंशन वाल्व आवश्यकता अनुसार इवापोरेटर को रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा। इतनी सी बात हुई दोस्त, है ना। अब हम पढ़ेंगे इवापोरेटर के अलग अलग प्रकार। इवापोरेटर के अलग अलग प्रकार। इवापोरेटर के अलग अलग प्रकार। अब देखिए, इवापोरेटर को कई सारे भागों में बांटा गया है, अलग अलग आधारों पर बांटा गया है ना। ऐसे अगर आप देखेंगे कि इवापोरेटर कितने प्रकार का है तो कह पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसकी संरचना के आधार पर, उसकी वर्किंग मेथड के आधार पर, उसके कन्वेक्शन के आधार पर, यानी कि हीट ट्रांसफर के आधार पर कि हीट कैसे ट्रांसफर की जा रही है इवापोरेटर में, इन सब आधारों पे बांटेंगे आप लोग, तब इवापोरेटर को क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा, है ना। जैसे इंसानों को अगर क्लासिफाई करना होता है तो अलग अलग तरीके से आजकल लोग कर रहे हैं, हालांकि बांटना ऐसे उचित नहीं है। तो इवापोरेटर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं। ये कैटेगरी बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से बनाई गई है, जिससे कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव निकल जाएं, सारे ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएं। इस तरीके से इस कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया है ना। तो सबसे पहला वर्किंग मेथड के आधार पर, वर्किंग मेथड के आधार पर यानी कि कार्यकारी प्रणाली के आधार पर, है ना। वर्किंग मेथड के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो एक होता है आपका फ्लडेड इवापोरेटर, एक होता है आपका ड्राई इवापोरेटर। एक होता है आपका ड्राई इवापोरेटर। अगर इवापोरेटर की क्वाइल रेफ्रिजरेंट से पूरी तरह से, लिक्विड रेफ्रिजरेंट से डूबी हुई हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे फ्लडेड इवापोरेटर। फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाए उसको फ्लड बोलते हैं। तो फ्लडेड इवापोरेटर वो हो जाएगा। ड्राई इवापोरेटर का मतलब क्या होता है कि सूखा हुआ इवापोरेटर, उसकी क्वाइल जो है वो किसी भी प्रकार के लिक्विड रेफ्रिजरेंट से डूबी ना हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, ड्राई इवापोरेटर जो होता है वो कम क्षमता, है ना, यानी कि 150 टन से कम यूनिट में लगाया जाता है। और 150 टन से अगर अधिक यूनिट में आपको लगाना होगा, टन से अधिक, वहां पे आप क्या लगाएंगे, फ्लडेड इवापोरेटर लगाएंगे, है ना। ये भी बात क्लियर हो गई है। सेपरेट चैप्टर है, हम लोग करेंगे वर्किंग मेथड के आधार पर फ्लडेड इवापोरेटर, ड्राई इवापोरेटर को अलग अलग देखेंगे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है। उसके बाद वर्किंग मेथड के आधार पर तो हमने बांट दिया भाई, है ना। अगला आपका क्या है, हीट ट्रांसफर के आधार पर, है ना। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, ऊष्मा संचरण के आधार पर या ऊष्मा स्थानांतरण के आधार पर, ऊष्मा स्थानांतरण के आधार पर। तो ऊष्मा स्थानांतरण के आधार पर अब आपका इवापोरेटर, आपने फ्रिज में भी देखा होगा कि कई इवापोरेटर में फैन लगा होता है, जिससे आपको लगेगा कि हवा ठंडी निकल रही है, एक्चुअली में हीट खींच रहा होता है वो, लेकिन हमको लगता क्या है कि ठंडी हवा चल रही है, बाहर निकल रही है। तो सच में वहां पे फैन लगा होता है ना। सच में वहां पे क्या लगा होता है, फैन लगा होता है। तो देखिए, हीट ट्रांसफर के आधार पे एक आपके पास होगा नेचुरल कन्वेक्शन, एक होगा आपके पास फोर्स कन्वेक्शन, है ना। नेचुरल कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके
चाहे रूम में हो चाहे आपके फ्रिज में हो, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है ना। हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, चालन, संवहन, विकिरण, है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जो कि ठोस में होता है कंडक्शन, वो यहाँ पे हमारा किसी काम का नहीं है। आपके जितने भी फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, वहां पे होता है कन्वेक्शन। इसलिए हमारा हवा में हीट का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए कन्वेक्शन हो रहा है। और विकिरण, रेडिएशन, आप लोग जान ही रहे हैं, सूर्य से यहां तक आने में विकिरण होता है। अगला क्या होता है? फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन तो नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के आधार पर, और फोर्स कन्वेक्शन। इसके अलावा क्या है? ऑपरेटिंग पोजीशन के आधार पर। इसको भी व्हाइट से करते हैं। ऑपरेटिंग पोजीशन के आधार पर ऑपरेटिंग पोजीशन के आधार पर जो आपका रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर होता है, वो होता है आपका 3 प्रकार का। फ्रॉस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग और नॉन फ्रॉस्टिंग। सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा, है ना। फ्रॉस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग और नॉन फ्रॉस्टिंग। नॉन फ्रॉस्टिंग। देखिएगा, फ्रॉस्टिंग क्या होती है कि इवापोरेटर के आसपास आइस का जमा हो जाना, बर्फ का जमा हो जाना। अब जब बर्फ जम जाएगी आसपास तो कूलिंग कर नहीं पाएगा वो सही से, है ना। तो उसके लिए हमको करनी पड़ती है डिफ्रॉस्टिंग। तो बहुत पुराने इवापोरेटर आते थे, बहुत पुराने जो रेफ्रिजरेटर आते थे, उसमें आपको 2 दिन 3 दिन में क्या करना पड़ता है, 8-10 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को आपको बंद करना पड़ता था, जिससे कि आसपास, आपने देखा होगा फ्रीजर के आसपास बहुत सारी बर्फ जम जाती थी, तो कूल करना बंद कर देता। तो आप 8-10 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर बंद करते थे, तब वो गर्म होता था, उसके बाद वो आइस मेल्ट होती थी, फिर से आपका जो है रेफ्रिजरेटर कूल करना स्टार्ट करता था। वो क्या था, आपको डिफ्रॉस्टिंग उसमें ऑटोमेटिक नहीं होती थी। आजकल जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो ऑटो डिफ्रॉस्टर होते हैं, ऑटोमेटिक। कुछ 8 से 10 घंटे बाद सप्लाई कट हो जाएगी और हीटर स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग आगे। तो इतने प्रकार के आपके इवापोरेटर हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वर्किंग मेथड के आधार पर, फ्लडेड टाइप इवापोरेटर, ड्राई इवापोरेटर, फिर नेचुरल कन्वेक्शन इवापोरेटर और फोर्स कन्वेक्शन इवापोरेटर, फ्रॉस्टिंग इवापोरेटर, डिफ्रॉस्टिंग इवापोरेटर और नॉन फ्रॉस्टिंग इवापोरेटर। इनको हम लोग देखेंगे, जो कि फिगर के साथ देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। अगर इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे हम लोग ले जाते तो शायद आप लोगों को दिक्कत हो जाती, है ना। तो अभी तक जो हमने नोट्स भी बनाई, वो भी नोट्स भी हमारी कुछ डैमेज हो गया है। अब ये नोट्स हमको बना करके आप सबको भेजना पड़ेगा, है ना। कॉपी पे लिख करके मैं बना के भेजूंगा। क्लास के दौरान ही आपने देखा कि अभी शट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया बोर्ड में, बट ठीक है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, इवापोरेटर के पर्टिकुलर एक एक इवापोरेटर के बारे में चर्चा करते हुए विथ फिगर और इसकी नोट्स। अब बोर्ड की पीडीएफ तो मिल नहीं पाएगी क्योंकि ये हो गया गड़बड़। हाँ, इसका कॉपी पे लिख करके मैं एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।